Battle Through the Heavens, The God the Flame Emperor, एपिसोड 1281, सोल ट्रेनिंग। मास्टर, आपको क्या लगता है ये लड़का कितनी देर तक टिक पाएगा? शिमिन के बाहर हुआ फी ने शाओ यान को फर्स्ट लेवल में एंटर करते हुए देखकर पूछा। हुआ फी को क्लियरली याद था कि जब वो पहली बार इमॉर्टल रैंक के 4th ग्रेड फार्मासिस्ट का असेसमेंट देने आया था तो फर्स्ट लेवल की सोल ट्रेनिंग ने उसकी हालत खराब कर दी थी। यहाँ टाइम धीरे फ्लो करता है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। बाहर की दुनिया में ईस्ट कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में 1 महीने से कम टाइम बचा है। हमारे इंडिपेंडेंट वॉइड में टाइम कन्वर्ट करने पर लगभग 300 दिन से कम होगा। आखिर यहाँ के 10 दिन बाहर की दुनिया के सिर्फ 1 दिन के बराबर होते हैं। तन चेन ने धीरे से कहा। मास्टर, अपने मास्टर को अपनी बात इग्नोर करते देख हुआ फी थोड़ा शिकायत भरे अंदाज में बोला, मुझे याद है तुम फर्स्ट लेवल में 30 दिन तक टिक पाए थे और हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट इमॉर्टल फार्मासिस्ट का हाईएस्ट टेस्ट रिकॉर्ड 50 दिन है। तन चेन ने कहा, हाँ 30 दिन। शुरुआत में मैं फेरी लैंड सोल की मदद से हैंडल कर पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब उस चीज़ ने हमारी सोल पावर को खाना शुरू किया, उसकी पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं उससे डील नहीं कर रहा था, बल्कि वो मुझे ही सप्रेस कर रही थी। अकेला 30 दिन ही लिमिट है, मुझे नहीं पता वो मॉन्स्टर्स 50 दिन कैसे टिक गए। हुआ फी अभी भी उस बात को याद करके कांप गया। साफ था कि वो क्रीचर जो सीधा सोल पावर पे अटैक करता है बहुत ही डरावना था। अगर उसे मार भी दिया जाए तब भी वो दोबारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। बस चुपचाप देखते रहो, ये लड़का हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और मुझे एक फीलिंग आ रही है, लगता है ये लड़का उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। अगले डोंगजू कॉम्पिटिशन में अगर तुम्हारा सामना इससे हो तो संभल कर रहना, वरना हमारी डिग्निफाइड लेचिंग एल्केमिस्ट एसोसिएशन की इज्जत चली जाएगी। तनचेन ने ये कहकर सीधा वहां से गायब हो गए और अंदर की तरफ चले गए। हालांकि ये फर्स्ट लेवल सिंपल था, लेकिन जितनी देर कोई यहाँ रुकता उतनी ही सोल पावर स्ट्रांग होती जाती। तनचेन के जाने के बाद हुआ फीबी शिमिन के बाहर गार्ड करता रहा। अगर शाओयान सह नहीं पाया तो वो तुरंत सिग्नल भेजकर अपने मास्टर से मदद मांग लेगा। इस वक्त शिमिन के अंदर एक बिल्कुल अलग सीन था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सोल पावर से बना हुआ सोल बीस्ट इतना छोटा होगा। इस वक्त पूरा स्पेस रोशनी से भरा हुआ था और आसमान में एक सायन फ्लेम बिल्कुल सूरज की तरह लटक रही थी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम। ये सूर्य जैसा फ्लेम शाओयान ने घोस्ट फेस सोल फ्लेम से बनाया था। इस वक्त शाओयान को इस स्पेस का पूरा व्यू मिल रहा था। इस जगह पर एक काफी बड़ा लेक था। लेक के ऊपर एक छोटा सा रीफ लटक रहा था जो लगभग 10 मीटर से ज्यादा नहीं था। उस रीफ पर एक बहुत बड़ा ट्री खड़ा था। उस टावरिंग ट्री की ब्रांचेज और लीव्स पीले रंग के थे और उसकी मोटी जड़ें लगातार लेक की पावर को अब्जॉर्ब कर रही थीं। इस वक्त शाओयान का फिगर उस ट्री पर खड़ा था और उसका हाथ पकड़ने की पोजीशन में था। ये सोल बीस्ट जो सोल पावर से बना हुआ है, इतना वीक क्यों है? शाओयान थोड़ा हैरान था। जब वो यहाँ एंटर हुआ था तब उसकी रिलीज की हुई सोल पावर को इसने अब्जॉर्ब कर लिया था। बाद में जब उसने घोस्ट फेस सोल फ्लेम यूज की तो उसने देखा कि ये चैन से सो रहा था और उसने सीधा इसे पकड़ लिया। लेकिन ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी और इस वॉइड के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रही थी। इसका कोई ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा था। अगर सोल पावर की परसेप्शन न होती तो शायद शाओयान इसे कभी ढूंढ ना पाता। इसलिए इस वक्त सिचुएशन ये थी कि शाओयान ने सोल बीस्ट को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो कंप्लीटली कलरलेस और ट्रांसपेरेंट थी। दूसरों को तो ऐसा लगता जैसे शाओयान हवा में किसी इनविजिबल चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैं इस फर्स्ट स्टेज को पास कैसे करूं? अगले पल शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तनचेन ने कहा था कि सोल बीस्ट को डिफीट करना ही काफी है, लेकिन जब शाओयान ने इसे पकड़ा तो उसके बॉडी के अंदर जो स्पिरिट पैलेस था जहां सोल पावर स्टोर होती है, वहां से खुशी जैसी फीलिंग आई, जैसे उसकी सोल पावर धीरे धीरे बढ़ रही हो। इडियट! रिंग के अंदर का सोल ईटर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाहर आकर डांटा। मास्टर! शाओयान भी कंफ्यूज हो गया और जल्दी से पूछा। इस तरह के सोल बीस्ट को ही असल में सोल बीस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये सोल पावर से बने होते हैं और ये सोल पावर एक सोल एल्केमिस्ट द्वारा रिफाइन की हुई प्योर एनर्जी होती है। लेकिन ये चीज़ एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, क्योंकि ये सोल को टेम्पर करने का सबसे बेस्ट मटेरियल है। सोल टेम्परिंग? शाओयान हैरानी से पूछा। सोल पावर की कल्टीवेशन जब से तुम फेरीलैंड तक पहुंचे हो तब से मैं फोकस सोल रेल्म को एक्सपैंड करने पर था, लेकिन फेरीलैंड पर पहुंचने के बाद सोल पावर को कंप्रेस करना पड़ता है ताकि सबसे प्योर सोल सोर्स बन सके। फिर उसे स्पिरिचुअल पैलेस में इंजेक्ट किया जाता है। मुझे यकीन है तुमने भी नोटिस किया होगा कि स्पिरिचुअल पैलेस का एरिया काफी छोटा है, लेकिन तुम्हारी इतनी सारी सोल पावर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को ही फिल कर पा रही है। ये इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई टेम्परिंग नहीं हुई, सोल ईटर के लॉर्ड ने समझाया।
मास्टर, चलिए शुरू करते हैं, शाओ यान मुस्कुराते हुए बोला। सोल टेम्परिंग हली फ्लेम को स्वालो करने जितना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये सीधा इंसान की सोल पर अटैक करता है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो सोल ईटर के लॉर्ड ने वार्निंग दी। चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, शाओ यान ने धीरे से कहा। अब वो अपनी सोल पावर को स्ट्रांग बनाना चाहता था ताकि उसकी एल्केमिस्ट स्किल्स और इंप्रूव हो सकें। सिर्फ इसी तरह वो इमॉर्टल फायर एलिक्सर को रिफाइन और स्वॉलो करने के लेवल तक पहुंच सकता था। ठीक है, शाओ यान की डिटर्मिनेशन देखकर सोल ईटर के मास्टर ने भी देर नहीं की। उसने आसमान में सूर्य जैसी घोस्ट फेस सोल फ्लेम को बुलाया और उसे सीधा ट्रांसपेरेंट सोल बीस्ट की तरफ भेज दिया। वंग बजिंग। जो सोल बीस्ट अभी तक चैन से सो रहा था, वो घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावरफुल होली फ्लेम से तुरंत जाग गया। फिर एक ही पल में शाओयान की पकड़ से छूट गया और शाओयान के 1 मीटर के रेडियस में एक वर्टेक्स बन गया। उस वर्टेक्स को सेंटर बनाकर इनविजिबल सोल इंपैक्ट्स लगातार फैलने लगे। इस सोल बीस्ट की सोल पावर फेरी लैंड लेवल तक या उससे भी ज्यादा लग रही थी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम से स्टिमुलेट होने के बाद उसने बिना सोचे समझे अटैक कर दिया। उसके सोल रिपल्स ने शाओयान को तुरंत अनबेरेबल पेन में डाल दिया। शाओयान ने अपना माथा पकड़ लिया, उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और वो एक्सट्रीम पेन में था। होल्ड ऑन, घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने सोल बीस्ट की सारी सोल पावर को कंप्लीटली स्टिमुलेट कर दिया है। अगर तुम इसे सह गए तो तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सोल ईटर ने शाओयान की हालत देखकर चिंता से कहा। रिलैक्स, मैं कर सकता हूं। शाओयान के मुंह से टूट टूट कर आवाज निकली। फिर उस टावरिंग ट्री की ब्रांचेज और पूरे लेक के आसपास शाओयान की दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। लेकिन इसी सफरिंग के साथ साथ शाओयान की सोल पावर और ज्यादा सॉलिड होती जा रही थी और उसका स्पिरिचुअल पैलेस धीरे धीरे सेकंड फ्लोर की तरफ ब्रेक करने लगा, जो सोल पावर के बढ़ने का साइन था। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1282, लेवल 2 एल्केमी। टाइम तेजी से गुजर गया और पलक झपकते ही काफी लंबा समय बीत गया। 30 दिन हो गए। शाओयान ने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं की। हुआ फे, जो 30 दिन से शीमेन के बाहर गार्ड कर रहा था, शीमेन को देखकर धीरे से बोल पड़ा। उनके लिए मंथ्स या ईयर्स तक रिट्रीट में रहना एक कॉमन बात थी। ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। 40 दिन के बाद भी जब शीमेन से बाहर आने का कोई साइन नहीं मिला, हुआ फे हैरान रह गया। 50 दिन, हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन का रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया। 60 दिन, क्या ये लड़का मॉन्स्टर है? 100 दिन, ये लड़का अंदर मर तो नहीं गया? इस बार दोपहर तक हुआ फे बैठा नहीं रह पाया और खड़े होते हुए हैरानी से बोल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि फर्स्ट लेवल का सोल बीस्ट थोड़ा ट्रिकी जरूर है, लेकिन उसे डिफीट करना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग धीरे धीरे समझ भी लेते हैं कि सोल बीस्ट उनके फार्मासिस्ट सोल पावर को टेम्पर करता है, लेकिन उन्हें उसे यूज करना नहीं आता। और जो इंसान 50 दिन तक टिक पाया था, वो कोई और नहीं बल्कि करंट वाइस प्रेसिडेंट और उसका मास्टर तनचैन ही था। लेकिन हुआ फे को ये नहीं पता था कि शाओयान के पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम बहुत सी सोल पावर्स को सप्रेस करती है। जब सोल ईटर ने उसे प्रवोक किया तो सोल बीस्ट एक मशीन की तरह हो गया और लगातार अपनी सोल पावर से शाओयान की सोल को टेम्पर करता रहा। इसी वजह से ये प्रोसेस सीधा 100 दिन तक चल गया। मास्टर, वो शाओयान अंदर 100 दिन से है और अभी तक बाहर नहीं आया। हुआ फे शीमैन छोड़कर सीधा अपने मास्टर के पास दौड़ गया। लगता है उस लड़के ने सोल बीस्ट की ट्रिक समझ ली है और शायद उसके पास कुछ स्पेशल मेथड्स भी हैं। चलो, अब वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। तनचैन ज्यादा हैरान नहीं हुआ। आखिर शाओयान एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेन गेट पर प्लैक की सोल कोवर्जन तक को कम्पीट कर चुका था। अगर वो फर्स्ट लेवल भी पास ना कर पाता तो ये बहुत शर्म की बात थी। हो गया। शीमेन स्पेस के अंदर शाओयान का चेहरा अब शांत था, लेकिन उसकी बॉडी की ऑरा पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त शाओयान के सोल रेल्म में स्पिरिट पैलेस का सेकंड फ्लोर पूरी रोशनी से भर चुका था। हालांकि वो रोशनी बहुत ज्यादा डैज़लिंग नहीं थी, लेकिन वो सच में कंप्लीटली फिल हो चुकी थी। ये क्लियरली दिखाता था कि इन 100 दिनों में शाओयान की सोल पावर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। इससे पहले शाओयान की सोल पावर ऑलरेडी फेरीलैंड लेवल पर थी। फेरीलैंड सोल में एंटर करने के बाद वो वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज में था। फेरीलैंड सोल के 3 मेजर लेवल्स और 9 माइनर लेवल्स होते हैं, जो बिल्कुल सोल रेल्म के 9 लेवल स्पिरिट पैलेस के करस्पॉन्डिंग होते हैं। स्पिरिट पैलेस का फर्स्ट फ्लोर ग्रेट वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकंड फ्लोर ग्रेट वॉइड रेल्म के मिडिल स्टेज को। अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज तक का गैप छोटा नहीं था। सिंपल वर्ड्स में, टाइशू यानी ग्रेट वॉइड का मिडिल लेवल सोल पावर हाउस अकेले ही अर्ली स्टेज के 3 पावर हाउसेस के बराबर होता है। इससे दोनों की स्ट्रेंथ का डिफरेंस आसानी से समझा जा सकता है। चलो,
शाओयान ने ट्रांसपेरेंट सोल बीस्ट को डाइंग स्टेट में देखा और उसे नरिश करने के लिए थोड़ी सी सोल फोर्स रिलीज की। उसके बाद उसका फिगर जंप करते ही तुरंत वहां से बाहर निकल गया। लिटिल फ्रेंड शाओयान, मुबारक हो, तुमने हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का रिकॉर्ड क्लीन कर दिया। जैसे ही शाओयान शीमेन स्पेस से बाहर आया, तनचैन की रिलैक्स्ड आवाज सुनाई दी। 100 दिन? सच कहूं तो मुझे मानना नहीं है, लेकिन तुम पहले आदमी हो जिसे मैं कन्विंस हो गया हूं। हुआ फे ने भी अब कंपीट करने की इच्छा छोड़ दी थी। हैं, तुम्हारी सोल पावर, लगता है जब तुम पहली बार अंदर गए थे उससे अलग है। शाओयान कुछ बोल पाता उससे पहले तनचैन ने अचानक कहा, टिस्क टिस्क, एक्चुअली ब्रेक थ्रू हो गया। ताइशू नेल्म का मिडिल लेवल सोल पावर। अगले पल तनचैन ने एक नज़र में शाओयान की सोल पावर देखकर कहा, क्या? ताइशू का मिडिल स्टेज? हुआ फे ने यह सुनकर हैरानी में थूक निगल लिया। फेरीलैंड सोल के बाद 9 स्टोरी स्पिरिट पैलेस का कंस्ट्रक्शन होता है, और जब ये 9 लेयर स्पिरिट पैलेस कंप्लीट हो जाता है तब असली फेरीलैंड सोल अचीव होती है। स्पिरिट पैलेस का फर्स्ट लेयर लाइट होना ताइशू रेल्म के अर्ली स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हुआ फे की करंट स्टेट ये थी कि उसने सिर्फ 9th लेयर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था और अभी तक स्पिरिट पैलेस लाइट नहीं हुआ था। इसीलिए स्ट्रिक्टली देखा जाए तो हुआ फे सिर्फ क्वाजी फेरीलैंड सोल ही था। लेकिन शाओयान बिल्कुल अलग था। शाओयान की सोल पावर उससे लगभग 2 लेवल्स ऊपर थी। इस बात ने हुआ फे को हैरान कर दिया। पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ताइशू रेल्म सोल पावर तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम थे, और जो थे भी वो सब काफी ओल्ड थे। यंग जनरेशन में सिर्फ हुआ फे ही था। बाकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स, हत्ता कि उसके मास्टर वाइस प्रेसिडेंट तनचैन भी अभी अभी हुआ युआन रेल्म सोल में एंटर हुए थे, और शाओयान इतनी कम उम्र में ही यहां तक पहुंच गया था। अगर उसे टाइम दिया जाए तो वो जरूर उसके मास्टर से भी आगे निकल जाएगा। बस एक फ्लूक था, शाओयान ने थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजाते हुए कहा। अगर अंदर का सोल बीस्ट इतने सारे एक्सपर्ट्स की सोल पावर एब्जॉर्ब ना करता और उसके पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम ना होती तो शायद उसे ऐसा चांस कभी नहीं मिलता। ओह छोड़ो, क्योंकि तुम असेसमेंट के लिए हमारे पास आए हो तो फ्यूचर में तुम भी हमारा ही हिस्सा बनोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तनचैन एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड फॉक्स था। शाओयान को फर्स्ट टेस्ट में इतना स्ट्रांग देखकर उसने सीधा ये बात कह दी, ये तो नेचुरल है। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, आखिर अल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसा पावरफुल बैकर हर किसी को नहीं मिलता। अगर तनचैन उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है तो वो भी मना नहीं करेगा। तो चलो पहले असेसमेंट के सेकंड लेवल पर चलते हैं, मेडिसिन पिल्स रिफाइन करना। तनचैन ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में मेडिसिन पिल्स के लिए एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ह्यूज सोल पावर होना सिर्फ एक हाई लेवल फार्मासिस्ट बनने की कंडीशन होती है। तनचैन ने अपनी पोजीशन पर रहकर बहुत से ऐसे लोग देखे थे जिनके पास स्ट्रांग सोल पावर थी, लेकिन वो परफेक्ट मेडिसिन पिल्स रिफाइन नहीं कर पाते थे। शाओयान, मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूं। मास्टर बहुत टाइम बाद इतना खुश है। जब तुम थोड़ी देर में प्रेस्क्रिप्शन चूज करोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट मत लेना। तुम ऑलरेडी फर्स्ट लेवल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हो। अगर सेकेंड लेवल में सिंपलेस्ट प्रेस्क्रिप्शन भी चूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस स्मूथली असेसमेंट पास हो जाए, फिर तुम हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बेस्ट अल्केमिस्ट बन जाओगे। हुआ फे ने सोल पावर यूज करके सीक्रेटली शाओयान को मैसेज दिया, चलो सेकंड लेवल चलते हैं। तनचैन ने बोलकर ज्यादा देर नहीं की। उसने अपनी स्लीव हिलाई और बिना चले ही तीनों का सीन तुरंत चेंज हो गया। टिस्क टिस्क, पावरफुल एक्सपर्ट का सच में बड़ा मूव है। हुआ युआन लेवल सोल पावर के लायक ही है। शाओयान हैरानी से बोल पड़ा। सिर्फ कुछ ब्रेथ्स के अंदर ही तीनों रिफाइनिंग फार्मेसी में पहुंच गए। यही सेकेंड लेवल का असेसमेंट साइट था। पलक झपकते ही सब लोग एक काफी अजनबी जगह पर पहुंच गए। यहाँ एक बहुत ही वाइड फील्ड था और बहुत बड़े बड़े मेडिसिन कॉल्ड्रॉन से एक लाइन में खड़े थे। ये क्लियरली एक ऐसी जगह थी जो स्पेशली असेसमेंट के लिए सेट की गई थी। ये सेकेंड लेवल का असेसमेंट वेन्यू है। यहाँ 3 वॉल्यूम्स की प्रिस्क्रिप्शंस होंगी जिसे तुम चूज कर सकते हो। ये रिस्पेक्टिवली इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड के त्यांदी स्वन के 3 लेवल्स की प्रिस्क्रिप्शंस हैं। तुम्हें सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन चूज करनी है जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और उसे रिफाइन करना है। अगर रिफाइन हो गई तो असेसमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा और तब तुम्हें एक ट्रू इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट माना जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि 4th ग्रेड इमॉर्टल फार्मासिस्ट के मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने में जो सोल पावर और फाइटिंग स्पिरिट कंज्यूम होती है वो एम्परर लेवल से बिल्कुल कंपेयर नहीं की जा सकती। हत्ता कि इमॉर्टल पिल रॉबरीगी एम्परर पिल के पिल थंडर से कई गुना ज्यादा टेरानिकल होती है। तुम्हें रेडी रहना होगा, तनचैन ने सीरियस टोन में कहा। जूनियर समझ गया। शाओयान ने हेवी टोन में सर हिला दिया। ऑब्वियसली मेडिसिन रिफाइन करने की बात जब से शाओयान डो की कॉन्टिनेंट छोड़कर याओ लाओ की गाइडेंस से दूर हुआ था तब से वो सब कुछ खुद ही सीख रहा था। ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल नहीं थी और काफ़ी प्रेशर भी था। डा डा डा,
अचानक रिफाइनिंग फार्मेसी के नीचे से रॉक के हिलने की आवाज आई। शाओयान के सामने धीरे धीरे जमीन से 3 स्टोन पिलर्स ऊपर उठने लगे। उन स्टोन पिलर्स के ऊपर सिल्वर कलर के सिंपल स्क्रोल्स रखे हुए थे। स्क्रोल्स चुपचाप पिलर्स के ऊपर पड़े थे और एक पावरफुल लाइट शील्ड उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। शाओयान भी इसे तुरंत ब्रेक नहीं कर सकता था। ये किसी अर्थ टाइप पावर हाउस का मेथड है। शाओयान इन 3 स्टोन पिलर्स की मूवमेंट से अनजान नहीं था। ये कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं था, बल्कि किसी अर्थ टाइप पावर हाउस की फाइटिंग टेक्निक से कंट्रोल हो रहा था। यहाँ 3 प्रिस्क्रिप्शंस हैं, तुम इनमें से एक चूज करके स्टार्ट कर सकते हो, तन चैन ने कहा। शाओयान ने हल्का सा सर हिलाया और फिर उसकी नज़र धीरे से 3 स्टोन पिलर्स पर गई। सबसे पहले शाओयान ने सबसे वीक प्रिस्क्रिप्शन को देखा। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड, स्वन रैंक मेडिसिनल पिल, फुशिनदान। ये पिल होश में लाने और डिटॉक्सिफाई करने का मिराक्युलस इफेक्ट रखती है। कुछ टॉक्सिन टाइप डार्क डिजीजेस पर इसका स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट भी है। ये चीज़ बहुत वीक है। अगले पल शाओयान ने सीधा अपना सर घुमा लिया और लास्ट प्रिस्क्रिप्शन को देखा भी नहीं। आखिर फर्स्ट लेवल में उसकी सोल पावर ब्रेक थ्रू हो चुकी थी और अब उसकी रिफाइनिंग स्किल्स पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थीं। किसी भी सिचुएशन में कम से कम इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड की पिल ही रिफाइन करनी थी। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड, अर्थ रैंक। शाओयान के माइंड में एक आइडिया आया और वो सीधा दूसरे पिलर की तरफ चल दिया। एम्प्लीफाइंग दान। इस पिल का नाम एम्प्लीफाइंग पिल है। इसे खाने के बाद यूजर की अपनी स्ट्रेंथ आधे घंटे के लिए आधी तक बढ़ जाती है। ये छोटे शब्द शाओयान के माइंड में इम्पैक्ट कर गए। ऑब्वियसली ये पिल शाओयान की काफ़ी अट्रैक्टिव थी। आखिर शाओयान की सोल पावर और होली फ्लेम दोनों ही इस वक्त काफ़ी टेरिफाइंग पावर्स थीं। सिर्फ उसकी फाइटिंग ची स्ट्रेंथ थोड़ी वीक थी। अगर उसके पास ये पिल हो तो उसकी फाइटिंग पावर काफ़ी बढ़ सकती थी। रैंक और लेवल के हिसाब से भी ये फुशिनदान से ज़्यादा यूजफुल थी। छोड़ो, पहले फर्स्ट स्टोन पिलर देख लेता हूँ। हालांकि शाओयान दूसरे पिलर की प्रिस्क्रिप्शन में काफ़ी इंटरेस्टेड था, लेकिन उसने जल्दी नहीं की। ये है इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड, हेवन रैंक, फेरी स्पिरिट पिल की प्रिस्क्रिप्शन। जब शाओयान की नज़र और सोल पावर फर्स्ट स्टोन पिलर पर गई तो उसके दिल में एक शॉक सा भर गया। फेरी पिल क्या होती है? ये एक डिवाइन पिल होती है जो डो की रिस्टोर करती है। बिना झिझक के कहा जा सकता है कि ये पिल 4 स्टार डो कियन से नीचे सबसे पावरफुल डो की रिस्टोरिंग पिल है। इसके बराबर कोई नहीं। इस मेडिसिनल पिल की टेरिफाइंग वैल्यू ही इसे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बनाती है और इसकी प्रिस्क्रिप्शन तो और भी प्रेशस होती है। शाओयान थोड़ा सरप्राइज हो गया कि इमॉर्टल लेवल एल्केमिस्ट के असेसमेंट में उसे ये चीज़ मिल गई। मास्टर, ये हुआफी के चेहरे पर तुरंत ब्लैक लाइन आ गई। जब उसने इमॉर्टल लेवल एल्केमिस्ट का असेसमेंट दिया था तब अर्थ लेवल और प्रोफाउंड लेवल प्रिस्क्रिप्शंस बिल्कुल सेम थी, लेकिन हेवन लेवल प्रिस्क्रिप्शन में चेंज हो चुका था। हुआफी को जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी उसके अकॉर्डिंग हेवन लेवल प्रिस्क्रिप्शन फेरी स्पिरिट पिल की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। चुप रहो। तन चेन ने अपने डिसाइपल को थोड़ा एक्साइटेड देखकर बस शाओयान की एक्शंस को शांत नज़र से देखना जारी रखा। मास्टर, ये तो क्लियरली पावर का मिसयूज़ है। हुआफी थोड़ा डिससैटिस्फाइड था। फेरी स्पिरिट पिल की वैल्यू पैसे से मेजर नहीं की जा सकती थी और शाओयान को ये असेसमेंट के टाइम ही मिल गई थी, जिस वजह से हुआफी काफ़ी डिप्रेस था। मैं इसे चूज करता हूँ। अगले पल शाओयान की डैजलिंग सोल पावर फूट पड़ी। वो सीधा फर्स्ट स्टोन पिलर के पास गया और प्रोटेक्शन को ब्रेक करके फेरी स्पिरिट पिल की प्रिस्क्रिप्शन अपने हाथ में ले ली। हालांकि ये प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ एनग्रेव्ड कॉपी थी, फिर भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अच्छा लड़का है, काफ़ी हिम्मत है, लेकिन इस चीज़ को रिफाइन करना इतना आसान नहीं है, तन चेन मुस्कुराकर बोला, जैसे शाओयान की एक्शंस पहले से ही उसकी कैलकुलेशन में हो। सीनियर की मेडिसिन पिल, मुझे कॉन्फिडेंस है, शाओयान ने ग्रिन करते हुए कहा। अब जब तुम रेडी हो तो स्टार्ट करो, तन चेन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। ठीक है। शाओयान ने सर हिलाया और सीधा क्रॉस लेगेड बैठ गया। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद उसने अपनी बॉडी की ऑरा को पीक पर एडजस्ट किया और फिर केयरफुली फेरी स्पिरिट पिल की प्रिस्क्रिप्शन एग्जामिन करने लगा। फेरी लिंक पिल बैटल के दौरान ली जा सकती है। इसे खाने के बाद लगभग 80% फाइटिंग स्पिरिट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिकवर हो जाती है, लेकिन याद रहे इसे सिर्फ महीने में एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। अगर ज़्यादा बार यूज़ किया तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और फ्यूचर में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिफाइनिंग के मटीरियल्स: विदर्ड स्पिरिट रूट ब्रांच, आइस हार्ट चैल्सिडाइन, स्वॉलोइंग स्पिरिट स्टोन। जैसे ही शाओयान ने अपनी सोल पावर प्रिस्क्रिप्शन में एंटर की, एक के बाद एक आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगी। स्वॉलोइंग स्पिरिट स्टोन। अब समझ में आया कि इमॉर्टल स्पिरिट पिल इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा विंडिक्टिवनेस कैसे रिस्टोर करती है। सब कुछ इस चीज़ की वजह से है। नहीं, यहाँ 3 मटीरियल्स दिए गए हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास 3 चांसेस हैं और टोटल टाइम 200 डेज का है। अगर तुम 3 बार फेल हो गए या 200 डेज से ज़्यादा टाइम लग गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि तुम फेल हो।
तनचन ने शाओयान के हाथ में पकड़ी प्रिस्क्रिप्शन की तरफ इशारा किया। तुरंत एक सिंपल एक्सेप्टेंस रिंग प्रिस्क्रिप्शन के अंदर से गिरकर बाहर आ गई। धन्यवाद सीनियर, शाओयान ने एक्सेप्टेंस रिंग लेते हुए रिस्पेक्टफुली कहा। फिर वो धीरे धीरे सामने रखे ह्यूज रिफाइनिंग मेडिसिन कॉलड्रॉन के पास गया। उसके दिल में एक हैवी फीलिंग उभरने लगी। हो फाइटिंग इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड एल्केमिस्ट। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो शायद काफी टेरिफाइंग होगा। शाओयान ने एक्सेप्टेंस रिंग पकड़कर धीरे से अपने दिल में कहा। बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 1284 में आपका स्वागत है। ये लड़का तनचन ने शाओयान को नाजी और प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए देखा। शाओयान जल्दी से फायर रिफाइन करना स्टार्ट नहीं कर रहा था, जिससे तनचन की उसके लिए एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ गईं। नॉर्मल सिचुएशन में शाओयान की ताइशु मिडिल स्टेज सोल पावर से ज़्यादा इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड अर्थ लेवल पिल रिफाइन हो सकती थी। फिर भी तनचन को शाओयान से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। एक दिन पल भर में बीत गया। इस पूरे दिन शाओयान ने कोई मूवमेंट नहीं किया। वो वहीं बैठा रहा और पता नहीं क्या कर रहा था। हुआ फेई और तनचन भी वहीं रुककर देखते रहे। आखिर मेडिसिनल पिल रिफाइन करना कोई छोटी बात नहीं होती। इसमें ज़रा सी भी लापरवाही की जगह नहीं होती। और इमॉर्टल रैंक फार्मासिस्ट के रिफाइनिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो ये रिफाइनिंग वर्ल्ड के लिए भी बड़ा नुकसान होता है। काफ़ी टाइम हो गया है जब मैंने लास्ट टाइम मेडिसिनल पिल्स रिफाइन की थी। एक दिन में मैंने अपनी बॉडी की ऑरा को पीक पर एडजस्ट कर लिया है और फ्लेम के साथ भी और फेमिलियर हो गया हूँ। चलो शुरू करते हैं, शाओयान ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने बोला, रिंग हल्का सा हिलने लगा और इमॉर्टल स्पिरिट पिल रिफाइन करने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल सामने आ गए। पहला मटेरियल था एक सूखा स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच जो लगभग बाजू के साइज का था। विदर्ड स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच एक वुड एट्रीब्यूट ब्रांच और लीफ होता है, लेकिन इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सील। दूसरा मटेरियल था ग्रीन और स्नो वाइट आइस जैसा, जिसे आइस हार्ट चैल्सिडोनी कहा जाता है। इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइजेशन होता है। और लास्ट मटेरियल था स्वॉलोइंग स्टोन। ये एक खाकी कलर का स्टोन था जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल स्टोन जैसा लगता था, लेकिन शाओयान की स्ट्रॉन्ग सोल परसेप्शन ने तुरंत बता दिया कि इन 3 मटेरियल्स में सबसे डिफिकल्ट रिफाइन करने वाला स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन ही है। स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन को पहले रिफाइन करना जरूरी था, फिर ड्राई स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच की सीलिंग पावर उसे सील करेगी, और आइस हार्ट चैल्सिडोनी की न्यूट्रलाइजेशन और कुछ और मेडिसिनल मटेरियल्स के साथ मिलकर इमॉर्टल स्पिरिट पिल बनेगी। फायर। शाओयान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गईं। उसकी डैजलिंग सोल पावर तुरंत 4 स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो गई, 3 मेडिसिनल मटेरियल्स और मेडिसिन कॉल्ड्रन को कंट्रोल करने के लिए। बूम! जैसे ही शाओयान ने बोला, उसके सामने की 3 फायरी रेड कॉल्ड्रन्स अचानक रेस्टलेस हो गए। कॉल्ड्रन के अंदर ऑलरेडी एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेम्स जल रही थी। इस लड़के का फायर एट्रीब्यूट काफ़ी इंटेंस है और तुमसे भी ज़्यादा एरोगेंट है। तनचन ने सिर्फ देखते ही शाओयान के फ्लेम्स की अनयूजुअल नेचर नोटिस कर ली, लेकिन तनचन को ये नहीं पता था कि शाओयान इस वक्त सिर्फ अपने फायर एट्रीब्यूट डू कोर से बर्निंग जॉय के थ्रू बनाई हुई फ्लेम यूज़ कर रहा था। उसने होली फ्लेम यूज़ ही नहीं की थी, वरना सीन बिल्कुल अलग होता। और शाओयान का नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट दूसरों से स्ट्रांग होने का असली रीज़न ये था कि उसकी बॉडी होली फ्लेम से टेम्पर हो चुकी थी। हाँ, फायर स्ट्रांग होने से क्या होता है? मुझे नहीं लगता ये लड़का सक्सीड करेगा। सिर्फ सक्सेसफुल रिफाइनिंग ही किसी को ट्रू जीनियस बनाती है। चलो एक बेट लगाते हैं, तनचन मुस्कुराकर बोला। ठीक है मास्टर, क्या बेट लगानी है? हुआ फेई ने पूछा। वैसे उसे पता था कि उसका मास्टर यूजुअली बेटिंग में हार जाता है। मैं बेट लगाता हूं कि शाओयान सक्सेसफुली पिल रिफाइन करेगा और पिल ट्रिब्यूलेशन भी हैंडल करेगा। तो मैं बेट लगाता हूं कि वो फेल होगा। हुआ फेई ने तुरंत जवाब दिया। आखिर वो भी एक इमॉर्टल रैंक एल्केमिस्ट था और जानता था कि इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन रैंक पिल रिफाइन करना कितना डिफिकल्ट है। तुम टैलेंटेड हो, लेकिन अभी भी थोड़ा कम हो। अगर मैं जीता तो तुम्हारे घर का सिल्वर मंटन मैप मुझे दे देना, और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड मेडिसिनल पिल दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। हुआ फेई ने तुरंत अग्री कर लिया। सिल्वर मंटन मैप में कुछ सीक्रेट्स होने की बात कही जाती थी, लेकिन उनकी फैमिली कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाई, और वो मैप इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड पिल के सामने बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट था। आखिर पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जो इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड पिल्स रिफाइन कर सकते थे। ये मास्टर और डिसाइपल भी। शाओयान ने कंदरी अंदर सोचा। इस वक्त शाओयान रैश एक्शन नहीं ले रहा था। वो सोल पावर से केयरफुली मेडिसिन कॉल्ड्रन की फ्लेम को इवनली कंट्रोल कर रहा था, और साथ ही सोच रहा था कि 3 मेडिसिनल मटेरियल्स को सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे रिफाइन किया जाए। बूम! फायरी रेड फ्लेम्स मेडिसिन कॉल्ड्रन के अंदर घूम रही थी और टेम्परेचर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा था। शाओयान जल्दबाजी नहीं कर रहा था। बहुत टाइम से उसने मेडिसिन रिफाइन नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा अनफेमिलियर फील कर रहा था। अगर जल्दी करता तो मटेरियल्स और टाइम दोनों वेस्ट हो सकते थे, इसलिए वो पहले फीलिंग ढूंढ रहा था। लगभग हो गया।
कुछ देर बाद शाओयान ने फाइनली अपना रिफाइनिंग स्टेट वापस पा लिया। उसने हल्का सा स्नॉट किया और स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन को सीधा मेडिसिन कॉल्ड्रन में डाल दिया। क्रैश। इस वक्त कॉल्ड्रन का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई था। शाओयान की सोल कंट्रोल के साथ ही स्टोन जैसे ही अंदर गया, फ्लेम्स तुरंत उसे सराउंड करने लगी और हाई टेम्परेचर रिलीज करते हुए उसे रिफाइन करने लगी। लेकिन स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन इमॉर्टल स्पिरिट पिल का मेन इंग्रेडिएंट था। चाहे फ्लेम्स कितनी भी पावरफुल हो, शाओयान बिल्कुल काम खड़ा रहा और स्टोन को क्वाइटली बर्न होने दिया। शाओयान बिल्कुल हरी में नहीं था। फ्लेम के कांस्टेंट बर्निंग के साथ स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन की सरफेस पर धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे। टाइम के साथ वो डेफिनेटली रिफाइन हो जाएगा। अब अगला स्टेप आइस हार्ट चैल्सिडोनी। शाओयान ने एक सोल फोर्स अलग की जो स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन को रिफाइन करते हुए फ्लेम को कंट्रोल कर रही थी। फिर उसने दूसरी सोल फोर्स से आइस हार्ट चैल्सिडोनी को कॉल्ड्रन में डाल दिया। एक साथ मल्टीपल मटेरियल्स रिफाइन करना सोल पावर और बॉडी दोनों पर हैवी बर्डन होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग मेथड भी है। लेकिन बहुत कम फार्मासिस्ट्स ये मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो जाए तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है और फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। विंग। कॉल्ड्रन के अंदर फ्लेम का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई था, लेकिन आइस हार्ट चैल्सिडोनी के ऐड होते ही टेम्परेचर अचानक कम हो गया। ये देखकर शाओयान बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। उसकी डैजलिंग सोल पावर और ज़्यादा निकलकर कॉल्ड्रन में फ्लो होने लगी। उसके बाद विदर्ड स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच और कुछ और मेडिसिनल मटेरियल्स जो मेडिसिनल पावर को न्यूट्रलाइज करते हैं, शाओयान के कंट्रोल में एक एक करके कॉल्ड्रन में डाले गए और हाई टेम्परेचर फ्लेम्स में धीरे धीरे रिफाइन होने लगे। ये लड़का सच में बोल्ड और केयरफुल है, हुआ फेई ने शाओयान को कॉन्सेंट्रेट करते हुए देखकर कहा। इवन हुआ फे अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ भी एक साथ इतने मटेरियल्स रिफाइन करने की हिम्मत नहीं करता। अगर एक भी मिस्टेक हो जाए तो सारे मटेरियल्स वेस्ट हो जाएंगे। और शाओयान का ऐसा करना सिर्फ एक बात प्रूव करता है कि उसे अपनी रिफाइनिंग एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ध्यान से देखो, शाओयान सिर्फ सोल पावर में ही नहीं बल्कि उसके सोल कंट्रोल में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। कम से कम जब मैं उसके लेवल पर था तब मैं एक साथ इतनी सोल पावर से रिफाइन करने की हिम्मत नहीं करता। यही तुम दोनों के बीच का डिफरेंस है। तन चेन ने एक टीचर की तरह कहा। मास्टर, मुझे समझ आ गया। हुआ फे ने इस बार कुछ आर्ग्यू नहीं किया। क्लियरली शाओयान की स्ट्रेंथ देखकर हुआ फे भी उसके रिजल्ट का इंतजार करने लगा। बैटल थ्रू द हेवंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1285, इमॉर्टल पिल रॉबरी। ग्रम्बल। 200 दिन तक शाओयान लगातार मेडिसिनल मटेरियल्स रिफाइन करता रहा, लेकिन कोई बड़ा मिस्टेक नहीं हुआ। कुछ छोटी मिस्टेक जरूर हुई, लेकिन शाओयान की केयरफुल कंट्रोल से सब ठीक हो गई। ये देखकर हुआ फे बिना चाहे भी शाओयान की तारीफ करने लगा। कम से कम वो खुद शाओयान के लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। बूम। इस वक्त मेडिसिन कॉल्ड्रन के अंदर रेजिंग फायर फायरी रेड हो चुकी थी और सारे मेडिसिनल मटेरियल्स को पूरी पावर से बर्न कर रही थी। ये मेडिसिन रिफाइनिंग कॉल्ड्रन पावरफुल तो है, लेकिन बेस्ट नहीं है। लगता है किसी वक्त मुझे सेक्रेड कॉल्ड्रन लिस्ट में से कोई कॉल्ड्रन ढूंढना पड़ेगा, वरना होली फ्लेम की पावर इतनी स्ट्रांग है कि नॉर्मल कॉल्ड्रन्स शायद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शाओयान ने अपनी डैजलिंग सोल पावर से फ्लेम और मेडिसिनल मटेरियल्स का बैलेंस कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा। एक फार्मासिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोल परसेप्शन एबिलिटी होती है। उसके बाद फ्लेम और फाइटिंग स्पिरिट का सपोर्ट होता है मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने के लिए, और सबसे लास्ट में मेडिसिन कॉल्ड्रन आता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक हाई क्वालिटी मेडिसिन कॉल्ड्रन मेडिसिन रिफाइनिंग की सक्सेस रेट को काफ़ी बढ़ा देता है और बहुत से अनफेवरेबल फैक्टर्स को कम कर देता है। इसी वजह से फार्मासिस्ट्स के नज़र में सेक्रेड कॉल्ड्रन लिस्ट की इंपॉर्टेंस होली फ्लेम के बाद सेकंड होती है। अगर शाओयान के पास सेक्रेड कॉल्ड्रन लिस्ट का कोई कॉल्ड्रन हो जाए तो उसकी आइडेंटिटी और रिफाइनिंग स्किल्स और भी पावरफुल हो जाएंगी। विदर्ड स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच अब लगभग रेडी है। शाओयान में थोड़ी देर सोचने के बाद अपना फोकस वापस रिफाइनिंग पर लगा दिया। आखिर ये इमॉर्टल लेवल 4th ग्रेड हेवन लेवल पिल थी, कोई मजाक नहीं। अगर जरा सी भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा टेस्ट फेल हो सकता था। हालांकि शाओयान के पास 3 चांसेस थे, लेकिन एक रिफाइनिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ऊपर से शाओयान को डोंगजू कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करना था, इसलिए उसके पास प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही चांस था। 3 मेन मेडिसिनल मटेरियल्स और बाकी ऑक्सिलरी मटेरियल्स को कंप्लीटली रिफाइन करने में शाओयान को लगभग 150 दिन लग गए। अगर शाओयान होली फ्लेम यूज़ करता तो शायद ये काम 100 दिन में ही हो जाता। बस कुछ देर बाद मेडिसिन कॉल्ड्रन के अंदर से हल्का सा अरोमा बाहर आने लगा। धीरे धीरे कॉल्ड्रन के अंदर 4 एनर्जी लिक्विड्स बन गए। सबसे पहले रिफाइन हुआ स्पिरिट स्वॉलोइंग स्टोन, जो सबसे डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट था। अब वो सिल्वर लिक्विड में बदल चुका था। उस सिल्वर लिक्विड के अंदर एक टेरिफाइंग पावर थी जो डोसियान पावर हाउस से कम नहीं लग रही थी। विदर्ड स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच एक येलो लिक्विड में बदल गया था, जिसके ऊपर से स्ट्रॉन्ग सीलिंग पावर निकल रही थी। आइस हार्ट चैल्सिडनी मेल्ट होके गोल्ड और सिल्वर मिक्स्ड क्लियर लिक्विड बन गया था। ये लिक्विड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें भी टेरिफाइंग पावर थी। और लास्ट में जो न्यूट्रलाइजिंग मेडिसिनल मटेरियल्स थे, उन्हें शाओयान में कंडेंस करके कलरफुल लिक्विड बना दिया था।
इस लड़के का फ्लेम और सोल पावर पर कंट्रोल काफी स्ट्रांग है। तनचेन ने नोटिस किया कि शाओयान नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है। साइड में हुआ फे भी बहुत ध्यान से शाओयान को देख रहा था ताकि वो उसकी रिफाइनिंग से कुछ सीख सके। अब नेक्स्ट स्टेप फ्यूजन शुरू होती है। शाओयान थोड़ा सीरियस होकर बोला, मेडिसिनल मटेरियल्स को रिफाइन करना सिर्फ सबसे सिंपल स्टेप था। असली डिफिकल्टी थी इन सबको एक पिल में फ्यूज करना और उसके बाद पिल ट्रिब्यूलेशन को हैंडल करना। स्टार्ट। शाओयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी डैजलिंग सोल पावर सीधा मेडिसिन कॉल्ड्रन में शूट हो गई। जैसे ही सोल पावर कॉल्ड्रन में गई, कॉल्ड्रन तुरंत 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आइस हार्ट चैल्सिडनी विदर्ड स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच के लिक्विड्स ने कॉल्ड्रन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कलरफुल लिक्विड को शाओयान ने बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हें रिफाइन किया है तो क्या मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता? शाओयान ने दिल में ठंडी आवाज में कहा और उसकी पावरफुल सोल पावर और फाइटिंग स्पिरिट कॉल्ड्रन के अंदर क्रैश कर गई। शुरुआत में 3 लिक्विड्स बहुत ज्यादा स्टबर्न रेजिस्टेंस कर रहे थे। शाओयान उनके पास भी नहीं पहुंच पा रहा था। फ्यूजन तो दूर की बात थी। 5 दिन गुजर गए। इन 5 दिनों में शाओयान बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। वो बस लगातार अपनी सोल पावर कॉल्ड्रन में भेजता रहा। धीरे धीरे 3 लिक्विड्स की रेजिस्टेंस टूटने लगी। अब ठीक है। शाओयान ने देखा कि अब लिक्विड्स रेजिस्टेंस नहीं कर रहे। उसने आंखें खोली और उसकी मैजेस्टिक सोल पावर फूट पड़ी। अब फ्यूजन का वक्त आ गया था। ये लड़का तो बहुत ही परवर्टेड है। क्या इसका मतलब यह है कि 4 लिक्विड्स एक साथ फ्यूज होंगे? इससे उसकी सोल पावर पर बहुत हैवी लोड पड़ेगा। अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई तो उसकी सोल पावर को बड़ा डैमेज हो सकता है। हुआ फे शॉक में बोला, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। फ्यूजन, शाओयान ने जोर से कहा। उसकी मैजेस्टिक सोल पावर कॉल्ड्रन में एंटर हुई और 4 लिक्विड्स को कंप्रेस करने लगी। धीरे धीरे वो लिक्विड्स एक दूसरे में मर्ज होने लगे। इस बार फ्यूजन काफी स्मूथली हुआ। शायद शाओयान की बढ़ी हुई सोल पावर की वजह से प्रोसेस बहुत स्टेबल था। पिल बन गई। अगले ही पल शाओयान के प्रिसाइज कंट्रोल के अंदर 4 लिक्विड्स परफेक्टली मर्ज होके बिना कोई पावर लीक किए एक परफेक्ट मेडिसिनल पिल में कन्वर्ट हो गए। पिल कॉल्ड्रन के सेंटर में अपीयर हो गई। इसी वक्त एल्केमिस्ट एसोसिएशन के स्काई के ऊपर एक डार्क थंडरबोल्ट क्लाउड अपीयर होने लगा। थंडरबोल्ट का कलर डार्क था, लेकिन उसमें शॉकिंग पावर थी। ऐसी पावर जिसके सामने ऑर्डिनरी फाइटिंग इमॉर्टल्स भी तुरंत मर सकते थे। कहाँ भाग रही है? शाओयान ने तुरंत पिल ट्रिब्यूलेशन फील कर ली। उसने सोल पावर को एक जायंट हैंड में बदलकर पिल को पकड़ लिया। अब लास्ट स्टेप बचा है। एलिक्सर कैलेमिटी को तुम कैसे हैंडल करोगे? तनचन शाओयान से काफी सैटिस्फाइड था, लेकिन अभी लास्ट स्टेप बाकी था। दनजय, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले। गोल्डन डेमन पपेट अब करंट बैटल के लिए सूटेबल नहीं है। लगता है मुझे खुद पर ही रिलाय करना पड़ेगा, शाओयान ने सोचा। फिर उसका फिगर एक फ्लैश में मूव किया और वो तुरंत एल्केमिस्ट एसोसिएशन के स्काई में पहुंच गया। क्या वो इमॉर्टल लेवल पिल ट्रिब्यूलेशन है? इतना यंग लड़का इमॉर्टल फार्मासिस्ट कैसे हो सकता है? ये तो बहुत टेरिफाइंग है। लगता है डोंगजू में सच में क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन है। नीचे लोग स्काई में थंडर देखकर शॉक में बात करने लगे। शाओयान, तुम सच में जिंदा हो। लगता है ईस्ट कॉन्टिनेंट राइवलरी में हमारी अच्छी फाइट होगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम आइस फायर आइलैंड से सेफ कैसे वापस आए। दूर खड़ा एक फिगर धीरे से मुस्कुराकर बोला, हु इस लेवल की थंडर पावर को हैंडल करना शायद आसान नहीं होगा। शाओयान थंडर क्लाउड के सेंटर में खड़ा था। हर थंडर बीट के साथ उसका हार्ट भी जोर से धड़क रहा था। ये क्लियरली दिख रहा था कि इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन इतनी आसान नहीं होगी। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, Episode 1286, Immortal Rank 4th Grade Alchemist। बूम! थंडर की पावर आसमान में लगातार एक्सट्रीमली टायरानिकल फोर्स बनाती जा रही थी, जैसे वो शाओयान से अपनी डिससैटिस्फैक्शन दिखा रही हो। जब सही वक्त आएगा, ये थंडर पावर पूरी फोर्स के साथ गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे थंडर सिटी के 4 हिस्सों का एक बड़ा एरिया बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर शून्य बन सकता है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास नेचुरली अपने प्रोटेक्शन मेजर्स थे, वरना अगर ये थंडर सिटी में स्प्रेड होकर पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता तो शायद पूरा थंडर सिटी ही राख बन जाता। जी, अगले ही पल तनचन और हुआ फे सीधा एल्केमिस्ट एसोसिएशन के ऊपर अपीयर हो गए। उस वक्त तनचन ने हाथ हिलाया और एक एक्सट्रीमली टायरानिकल इम्प्रिजनमेंट फोर्स डायरेक्टली एल्केमिस्ट एसोसिएशन और बाहर की दुनिया के बीच एक पावरफुल ट्रांसपेरेंट एन्चांटमेंट बना दिया। हालांकि एलिक्सिर ट्रिब्यूलेशन बहुत पावरफुल थी, लेकिन टनचेन के एन्चांटमेंट को तोड़ने जितनी पावरफुल नहीं थी। इसलिए चाहे शाओयान सक्सेस हो या फेल, इसका बाहर की दुनिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टनचेन का एक्शन देखकर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली, वरना अगर शाओयान फेल हो जाता तो वो सब भी इसका नुकसान झेल सकते थे। लगता है एल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट को खुद एक्शन लेना पड़ा। ये लड़का इतना सिंपल नहीं लगता। क्राउड में कुछ हिडन पावर हाउसेस भी धीरे से बोले। बूम! इस वक्त आसमान में डार्क थंडर क्लाउड्स लगातार कंडेंस हो रहे थे और डिस्ट्रक्शन का स्टॉर्म बना रहे थे। शाओयान सिर्फ एक 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था, इसलिए उसकी सिचुएशन काफी डेंजरस लग रही थी।
इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन सच में एम्परर लेवल से कंपेयर नहीं की जा सकती, शाओयान ने आसपास के ब्राइट थंडर क्लाउड्स को फील करते हुए कहा। अपनी परसेप्शन से शाओयान ने हैरानी से नोटिस किया कि इस एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन में एम्परर लेवल पिल थंडर से सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि इसमें डोमेन लॉ की पावर मौजूद थी। हालांकि उसने सिर्फ एक इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड पिल रिफाइन की थी और डोमेन लॉ की पावर बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो असली पावर थी। इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट की पिल ट्रिब्यूलेशन को इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। इस एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन में 9 कैलामिटीज और 9 कलर्स होते हैं। इमॉर्टल रैंक के 4th ग्रेड में हेवन, अर्थ और प्रोफाउंड के 3 रैंक्स होते हैं, जो रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 कलर एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। अब तुमने इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवनली किल रिफाइन की है और 3 कलर इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन को अट्रैक्ट किया है। इसका मतलब है तुम्हारी पिल की क्वालिटी पीक लेवल तक पहुंच चुकी है। टनचेन ने शाओयान को समझाया। समझ गया, शाओयान ने हल्का सा सर हिला के कहा। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड से लेकर गॉड रैंक 7th तक 3 मेजर रैंक्स और 9 माइनर रैंक्स होते हैं और 9 कलर एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन इन्हीं रैंक्स को रिप्रेजेंट करती है। जी ब्लैक थंडर बिल्कुल वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लाइट जैसा लग रहा था। फिर सबकी नज़रों के सामने वो धीरे धीरे कंडेंस हुआ और एक ह्यूज 3 कलर थंडर बीम में बदल गया, जो शाओयान के पास एक्सप्लोड होने लगा। 3 कलर एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन, ये लड़का सच में टेरिफाइंग है। हुआ फेई ने जब ये ट्रिब्यूलेशन देखी तो उसका दिल जोर से हिल गया। शाओयान से मिलने से पहले हुआ फेई को एल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे बड़ी होप माना जाता था। इतनी यंग एज में वो 4th ग्रेड फार्मासिस्ट के फेरीलैंड सोल तक पहुंच चुका था। लेकिन शाओयान जैसे अबनॉर्मल टैलेंट को देखने के बाद उसके माइंड में कुछ साइलेंट चेंजेस होने लगे। 3 कलर एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन अभी बनी ही थी कि तुरंत शाओयान पर डिवेस्टेटिंग अटैक कर दिया। डैम, शाओयान को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये 3 कलर ट्रिब्यूलेशन थंडर क्लाउड के एम्प्लीफिकेशन के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक के फॉर्म में सीधा उस पर अटैक करेगी। बूम, शाओयान की पाम डैजलिंग फाइटिंग स्पिरिट के साथ सीधा 3 कलर एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन पर लगी, लेकिन ट्रिब्यूलेशन पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ और वो लगातार शाओयान पर वायलेंट अटैक करती रही। हालांकि 3 कलर ट्रिब्यूलेशन पावरफुल थी, लेकिन शाओयान का बॉडी ड्रैगन गॉड के फर्स्ट ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से टेम्पर हो चुका था, इसलिए उसका फिजिकल स्ट्रेंथ लो लेवल ड्रैगन क्लैन से कम नहीं था। थंडर पावर को रेजिस्ट करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। नहीं, अगर ये 3 कलर ट्रिब्यूलेशन ऐसे ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक करती रही तो मेरी फाइटिंग स्पिरिट खत्म होने की वजह से मैं जल्दी फेल हो जाऊंगा। इसमें जरूर कोई ट्रिक है, शाओयान ने दिल में सोचा। गुड लक पंच, ब्रोकन माउंटेन्स एंड रिवर्स। शाओयान की ऑरा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गई और उसने एक पावरफुल पंच मारा। टायरानिकल विंड सीधा 3 कलर एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन पर लगा और उस वायलेंट ट्रिब्यूलेशन को तुरंत कोलैप्स कर दिया। लेकिन बहुत कम लोगों ने नोटिस किया कि शाओयान के पंच के ऊपर एक खाकी फ्लेम एक पल के लिए फ्लैश हुई थी और फिर गायब हो गई। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवनली फार्मासिस्ट और सेलेस्टियल फ्लेम। लगता है इस बार का ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहीं, मुझे सोर्ड फोर्जिंग थंडर वैली के मास्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर ये लड़का पार्टिसिपेट करेगा तो हमें कंपटीशन में एक और फार्मासिस्ट ऐड करना पड़ेगा। टनचेन धीरे से मुस्कुराया, फिर उसका फिगर एल्केमिस्ट एसोसिएशन से गायब हो गया। शाओयान ने कंप्लीटली एलिक्सर ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और आसमान में रुकने के बजाय सीधा एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर लौट आया, जबकि क्राउड शॉक में एक दूसरे को देख रहा था। लिटिल गाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सबसे यंग इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवनली फार्मासिस्ट बन गए हो। जैसे ही शाओयान एसोसिएशन में वापस आया, टनचेन का फिगर वहां अपीयर हुआ। उसके हाथ में एक गॉर्जियस एल्केमिस्ट रोब और एक मेडल था। सीनियर ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जूनियर सिर्फ लकी था। ये तुम्हारे एल्केमिस्ट रैंक का मेडल और रोब है। याद रखना, ये मेडल दुनिया के किसी भी एल्केमिस्ट एसोसिएशन में रिकग्नाइज्ड है। इस लेवल का मेडल रखने वाले को बहुत से एल्केमिस्ट एसोसिएशंस गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। टनचेन ने मुस्कुरा के कहा। जूनियर समझ गया। शाओयान ने धीरे से सर हिला दिया। लो, ये तुम्हारा हक है। टनचेन ने मेडल और रोब शाओयान को दे दिए। जैसे ही शाओयान ने मेडल लिया, उसने नोटिस किया कि मेडल पर एक बड़ा इमॉर्टल कैरेक्टर बना हुआ था और उसके आसपास स्पेशल पैटर्न्स थे जो मेडल को काफी मिस्टीरियस बना रहे थे। कल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन के रूल्स अनाउंस होंगे और परसों कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होगा। लिटिल गाय, डोंगजो कंपटीशन का चैंपियन काफी बड़ा रिवॉर्ड पाता है। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार कर रहा हूँ। टनचेन मुस्कुराकर बोला। धन्यवाद सीनियर। अगर ऐसा है तो जूनियर अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं पहले रिटायर होता हूँ। शाओयान ने पोलाइटली कहा और एल्केमिस्ट एसोसिएशन छोड़कर क्वाइटली सिटी लॉर्ड मैंशन वापस चला गया, कल की मीटिंग का इंतजार करते हुए। मास्टर, शाओयान के जाने के बाद हुआ फेई हॉल में आया। शाओयान के एक्शंस ने उसे काफी बड़ा मेंटल शॉक दिया था।
आओ, ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन शुरू होने वाला है, ये तुम्हारे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा, टनचेन ने कहा। जी। हुआ फेई ने हल्का सा सर हिला दिया। मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? हुआ फेई ने अगले पल पूछा जब उसने टनचेन को दूसरी डायरेक्शन में जाते देखा। फोर्ज थंडर वैली जा रहा हूँ, ये शाओयान नाम का लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, टनचेन ने कहा और उसकी ऑरा तुरंत गायब हो गई। क्लियरली एक 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस का आना जाना इतना ही तेज होता है। Battle Through the Heavens, The God of the Flame Emperor, Episode 1287, Before the Start. शाओ यान का 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक हेवन रैंक फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन पास करना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने खुद भी नहीं सोचा था। उसके गेस के अकॉर्डिंग अगर वो इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड अर्थ रैंक तक पहुंच जाता तो भी वो काफ़ी सेटिस्फाइड होता। अगर सोल बीस्ट के फर्स्ट ट्रायल की सोल टेम्परिंग नहीं होती और शाओ यान की सोल पावर ब्रेक थ्रू नहीं करती तो शायद हेवन रैंक टेस्ट पास करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता। शाओ यान के एल्केमिस्ट असेसमेंट की बात नेचुरली सिटी लॉर्ड मैंशन में सब लोगों तक पहुंच गई। यू फैमिली की दोनों सिस्टर्स को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन उन्होंने शाओ यान को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि कल ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो के रूल्स और रिवॉर्ड्स अनाउंस होने वाले हैं। और क्योंकि शाओ यान अभी अभी असेसमेंट फिनिश करके आया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे अच्छा रेस्ट मिलना चाहिए। ये दिन काफ़ी जल्दी गुजर गया और पूरा थंडर सिटी एक सीरियस और टेंस एटमॉस्फेयर से भर गया। इसका रीज़न सिंपल था, कल पब्लिक अनाउंसमेंट होने वाली थी। अगले दिन जब सुबह का सूरज धरती पर चमका तो एक नए दिन की शुरुआत का सिग्नल मिल गया। आज डोंगजो रेशो के रूल्स अनाउंस होने का दिन था। सुबह से ही काउंटलेस स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स सिटी लॉर्ड मैंशन के अंदर और बाहर गैदर हो चुके थे। डोंग डोंग डोंग, दरवाजे पर नॉक की आवाज़ लगातार आने लगी। बिग ब्रदर शाओ यान, पब्लिक अनाउंसमेंट शुरू होने वाली है, चलिए हम भी चलते हैं। दरवाज़ा नॉक करने वाली यू वेई थी। पता नहीं क्यों जब शाओ यान फार्मासिस्ट असेसमेंट देने गया था तब इस लड़की की स्ट्रेंथ सडनली 2nd स्टार डोसियन के अर्ली स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर गई थी और उसकी बड़ी सिस्टर यू रान भी नेचुरली 2nd स्टार डोसियन लेवल पर थी। शाओ यान पहले से ही रेडी था। यू वेई की आवाज़ सुनते ही उसने सीधा दरवाज़ा खोला और दोनों लड़कियों के साथ साइड बाय साइड चल पड़ा। सिटी लॉर्ड मैंशन का मेन हॉल। माय लॉर्ड, सिटी के बाहर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स गैदर हो चुके हैं। लगता है सब लोग डोंगजो रेशो का इंतजार नहीं कर पा रहे। हॉल में कुछ फिगर्स एंटर हुए और एक गार्ड ने रिपोर्ट दी। सिटी लॉर्ड और काफ़ी मिस्टीरियस एल्डर डूफंग हाई सीट्स पर बैठे हुए थे। क्लियरली इस बार के रूल्स और रिवॉर्ड्स अनाउंस करने वाले वही दोनों थे। अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं। सिटी लॉर्ड सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर रिलीफ था क्योंकि डोंगजो रेशियो पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट इवेंट था और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती थी। अगर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के किसी फोर्स ने ऐसे टैलेंटेड डिसाइपल्स ट्रेन किए जो 4 कॉन्टिनेंट्स या ली सोल डोमेन के किसी कोर्टयार्ड में ज्वाइन कर सकें तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होता, क्योंकि अगर कोई लॉर्ड ऑफ ली का ब्लेसिंग पा ले तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ सकती है। लॉर्ड ऑफ ली का ब्लेसिंग पाना हर किसी का ड्रीम था। आखिर वो पूरे ली सोल डोमेन का सुप्रीम पावर हाउस था। अगर उसका ब्लेसिंग मिल जाए तो कई पावरफुल बेनिफिट्स मिलते हैं। चलो। सिटी लॉर्ड और डूफंग एक दूसरे को देखकर हॉल से बाहर निकले और सिटी लॉर्ड मैंशन के गेट की तरफ चल पड़े। रूल्स और रिवॉर्ड्स का अनाउंसमेंट नेचुरली थंडर सिटी के ऑल्टर पर होने वाला था, जो सिटी लॉर्ड मैंशन से ज़्यादा दूर नहीं था। सिटी लॉर्ड आ गए। देखो, सिटी लॉर्ड कितनी यंग हैं। इतनी यंग एज में इतनी हाई पोजीशन, कितनी टायरानिकल स्ट्रेंथ होगी। सड़क पर खड़े लोग उन्हें देखकर हैरानी और एनवी से बात करने लगे। थंडर सिटी का सिटी लॉर्ड बनना सिर्फ स्ट्रेंथ से पॉसिबल नहीं था। इस पोजीशन का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था, सिटी लॉर्ड का कनेक्शन स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली से होता था। इसलिए सिटी लॉर्ड को थंडर वैली का रिप्रेजेंटेटिव भी माना जा सकता था, जो थंडर सिटी को मैनेज करता था। वो एल्डर डूफंग। क्राउड में ज़्यादातर यंग पार्टिसिपेंट्स थे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग तुरंत पहचान गए। एल्डर डूफंग, वो फॉर्ज थंडर वैली में टैलेंट रिक्रूटमेंट का मेन स्टीवर्ड था। सिटी लॉर्ड और डूफंग साइड बाय साइड चल रहे थे और उनके आसपास पावरफुल गार्ड्स सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे थे। अगर गार्ड्स ना होते तो शायद क्राउड में से बहुत लोग एक्साइटमेंट में आगे दौड़ पड़ते। कुछ देर बाद ह्यूज क्राउड के साथ सिटी लॉर्ड और डूफंग ऑल्टर के पास पहुंच गए। ऑल्टर पहले से ही काफ़ी सीरियसली डेकोरेट किया गया था और वहां एक पावरफुल ऑरा फील हो रहा था। एल्डर डूफंग, प्लीज़। सिटी लॉर्ड ने मुस्कुराकर इन्विटेशन जेस्चर किया। साथ में चलते हैं। डूफंग ने ऑल्टर के आसपास के ह्यूज क्राउड को देखा और थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। पास्ट में भी ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो में काफ़ी लोग आते थे, लेकिन आज जितनी ह्यूज क्राउड थी उतनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। डूफंग के नॉलेज के अकॉर्डिंग 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ये सब लोग वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज के टॉप जीनियसेस थे जो अब डोंगजो में गैदर हुए थे। अब देखना ये था कि इन सब के बीच कैसी कॉम्पिटिशन स्पार्क्स होंगी। चलो,
सिटी लॉर्ड ने हल्का सा नॉड किया और दोनों सीधा ऑल्टर के सेंटर में पहुंच गए। पूरा ऑल्टर रेड कार्पेट से डेकोरेट किया गया था और उस कार्पेट के एंड पर 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेड सीट्स रखी हुई थीं। सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सबसे ग्रैंड इवेंट ईस्टर्न कॉन्टिनेंट रेशो में पार्टिसिपेट करने आए हैं। सिटी लॉर्ड की आवाज एक पावरफुल विंडिक्टिव रिपल के साथ ऑल्टर से निकलकर पूरे एरिया में स्प्रेड हो गई। सो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रेंथ शायद 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल तक पहुंच गई। कुछ वीक स्ट्रेंथ वाले लोग तुरंत प्रेशर फील करके हैरान हो गए। सभी लोग शांत हो जाइए, अब हम ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशो का मेन हाईलाइट अनाउंस करने वाले हैं। सिटी लॉर्ड की बात सुनते ही क्राउड धीरे धीरे बिल्कुल क्वाइट हो गया। मुझे पता है कि आप किस इंटेंशन से यहाँ आए हैं, लेकिन डोंगजो रेशो पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ट्रू जीनियसेस को सिलेक्ट करने के लिए है, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट होगा। ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो 3 स्टेजेस में डिवाइड होगी। हर स्टेज के टॉप 10 को थंडर वैली के वैली मास्टर के साथ एक टेस्ट का मौका मिलेगा। ये अनाउंसमेंट ऑल्टर से क्राउड तक पहुंचते ही लोगों में शॉक फैल गया। 3 स्टेजेस, हर स्टेज में सिर्फ टॉप 10, मतलब इतने ह्यूज पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 30 लोग फाइनल कंपटीशन में पहुंच पाएंगे। ऑल्टर के सेंटर के एक थोड़े स्पेशियस कॉर्नर में शाओयान और यू सिस्टर्स खड़ी थीं। जब शाओयान ऑल्टर पर आया था तो ह्यूज क्राउड देखकर वो भी थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने एल्केमिस्ट मेडल अपने चेस्ट पर लगाया, सब लोग तुरंत उससे दूर हो गए। इसी वजह से उनके पास काफी स्पेस मिल गया। एप्लीकेंट्स की नंबर 10,000 है और सिर्फ 30 लोग क्वालिफाई करेंगे। ये स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, यूएई ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी वरी थी। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ 2nd स्टार डोसियन अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन विनिंग स्पॉट पाना फिर भी इजी नहीं था। चिंता मत करो, हम भी साथ हैं। यू रान ने अपनी सिस्टर की वरी फील की और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर सॉफ्टली कहा। अपनी सिस्टर को देखकर यूएई थोड़ी काम हो गई, जैसे उसकी सिस्टर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद दोनों सिस्टर्स ने अपनी नजर ऑल्टर के सेंटर पर लगा दी। इस वक्त ऑल्टर पर खड़े दोनों पावर हाउसेस नेक्स्ट अनाउंसमेंट करने वाले थे। Battle Through the Heavens The Flame Emperor Episode 1288 Rewards and Rules। So, हम इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 30 लोग ही जीत सकते हैं। सिटी लॉर्ड के बेसिक रूल्स अनाउंस करते ही ऑल्टर के आसपास खड़े लोगों के बीच कंफ्यूजन की आवाज़ उठने लगी। सिटी लॉर्ड की इन्फॉर्मेशन काफ़ी वेट थी, जिस वजह से बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था। डोंगजू का एरिया बहुत वास्ट था और इस वक्त थंडर सिटी में जो लोग कंपटीशन के लिए आए थे वो अपने अपने एरियाज के बेस्ट एक्सपर्ट्स थे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 30 लोग क्वालिफाई करेंगे। ये सुनते ही ऑल्टर के आसपास लोगों का मोराल थोड़ा डाउन हो गया। सीनियर, क्या आप इस रूल को थोड़ा स्पेसिफिक बता सकते हैं? अगले ही पल क्राउड में से एक डेलिकेट फिगर ने सीधा पूछ लिया। क्लियरली सिटी लॉर्ड की बात अभी तक क्लियर नहीं थी। इस बार ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन में एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की रेप्यूटेशन का मैटर है, इसीलिए सिर्फ रियल पावर हाउसेस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रूल्स की बात करें तो इस ईस्टर्न जू कंपटीशन में 3 स्टेजेस होंगी। हर स्टेज के रूल्स उसी दिन अनाउंस किए जाएंगे। हर स्टेज के टॉप 10 लोग 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हर स्टेज के टॉप 3 को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हर स्टेज के रिवॉर्ड्स अलग अलग होंगे, लेकिन स्वॉर्ड फॉर्जिंग थंडर वैली के बैकग्राउंड को देखते हुए हम आप लोगों के साथ बुरा ट्रीट नहीं करेंगे। डू फूंग खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले। सीनियर, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं फर्स्ट स्टेज में पार्टिसिपेट करके टॉप 10 में आ जाऊं, क्या मुझे सेकंड और थर्ड स्टेज में भी पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा? इस वक्त शाओयान ने पूछ लिया। बिल्कुल मिलेगा, और अगर तुम अकेले ही तीनों स्टेजेस में टॉप 10 हासिल कर लेते हो तो तुम 2 कंपेनियंस को चूज करके उन्हें टेस्ट के लिए साथ ले जा सकते हो। डू फूंग मुस्कुराकर बोले। क्या? शाओयान का सवाल सुनते ही क्राउड में काफी लोग शॉक्ड हो गए। ओरिजिनली सिर्फ 30 लोग ही क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन शाओयान क्लियरली एक ही इंसान के लिए 3 जगह लेना चाह रहा था। इससे कंपटीशन और भी इंटेंस हो जाती। लेकिन जब सब लोगों ने शाओयान के चेस्ट पर लगा 4th रैंक हेवन लेवल एल्केमिस्ट मेडल देखा तो सब चुप हो गए। आखिर इतने पावरफुल फार्मासिस्ट को प्रोवोक करना कोई नहीं चाहता था। और अगर तुम लगातार 3 स्टेजेस में पार्टिसिपेट करके टॉप 10 या टॉप 3 भी ले आते हो तो तुम्हें तीनों स्टेजेस के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये रिवॉर्ड्स तुम्हें इतना पावरफुल बना देंगे कि तुम 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में फुल प्रिपरेशन के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। डू फूंग ने हंसते हुए कहा। टिस्क टिस्क। नीचे खड़े स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के दिल तुरंत गर्म हो गए। 3 स्टेजेस के रिवॉर्ड्स ऑब्वियसली काफ़ी वैल्यूएबल होंगे और कंपटीशन का कंटेंट सीक्रेट रखा गया था ताकि फेयरनेस मेंटेन रहे, वरना कुछ पावरफुल फोर्सेस पैसे देकर टेस्ट की इन्फॉर्मेशन पहले ही खरीद लेते और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेते।
इस बार के रिवॉर्ड्स हैं 4th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट जो वैली मास्टर ने खुद बनाया है, पीक सेंट रैंक फाइटिंग स्किल और आखिर में थंडर वैली में एंटर करने की क्वालिफिकेशन। डूफोंग की आवाज़ सब लोगों के कानों में गूंज उठी। क्या थंडर वैली में एंटर करने का चांस? ये सुनते ही पूरा क्राउड एकदम एक्साइटेड हो गया। थंडर वैली क्या है? ये वही जगह थी जहां ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड थंडर वैली का वैली मास्टर रहता था। शुरुआत में स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली सिर्फ थंडर सिटी का एक छोटा सा फोर्स था। उसका वैली मास्टर भी एवरेज स्ट्रेंथ का था। लेकिन एक बार वो एक्सीडेंटली सोल थंडर वैली में एंटर कर गया और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ में अर्थ शेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बाद में उस वैली मास्टर ने अकेले ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद से स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बन गया। इसीलिए थंडर वैली के बारे में बाहर दुनिया में काफ़ी मिस्टीरियस र्यूमर्स थे। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे, लेकिन एक बात क्लियर थी कि थंडर वैली में कोई बड़ा सीक्रेट ज़रूर है जो एक एवरेज एक्सपर्ट को भी पावरफुल बना सकता है। अगर कोई 2 स्टार दूसियान जैसा एक्सपर्ट वहां एंटर करे तो उसे और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। थंडर वैली का एग्जैक्ट इफेक्ट बताना कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप कंटेस्टेंट्स थंडर वैली में एंटर करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कम से कम आपकी पावर इंप्रूव ज़रूर होगी। और थंडर वैली में जो ट्रेजर्स हैं वो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। डूफोंग मुस्कुराकर बोले, टिस्क टिस्क, ये आदमी रिवॉर्ड में थंडर वैली देने के लिए भी रेडी है। शाओयान की बॉडी के अंदर सोल ईटर ने कहा। शाओयान का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन उसके माइंड में एक और डाउट आया। उसके मास्टर सोल ईटर की स्ट्रेंथ क्या है? वो बिना किसी फियर के 3 स्टार दूसियान और फेरीलैंड सोल एक्सपर्ट्स के सामने बात कर रहा था। इससे शाओयान को लगने लगा कि सोल ईटर की स्ट्रेंथ शायद और भी ज़्यादा पावरफुल है। ये थंडर वैली एक अच्छी जगह है, तुम्हें ज़रूर वहां जाना चाहिए, सोल ईटर ने कहा। थंडर वैली? वो क्या है? शाओयान ने पूछा। थंडर वैली एक मिस्टीरियस जगह है जो अंडरवर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। वहाँ हमेशा थंडर एनर्जी रहती है और उस एनवायरनमेंट की वजह से बहुत से हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स ग्रो करते हैं। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का रियल ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली का वैली मास्टर है। उसकी स्ट्रेंथ शायद 5 स्टार दूसियान अर्ली स्टेज की है, लेकिन वो 5 स्टार दूसियान अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ से ही कंप्लीट 5 स्टार दूसियान पावर हाउस से भी फाइट कर सकता है, और ये पावर उसे थंडर वैली से मिलती है, सोल ईटर ने सीरियसली कहा। इतना मिस्टीरियस, शाओयान ने सोचा। 5 एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ में दुनिया में स्ट्रेंज ट्रेजर्स होते हैं। इन सब में होली फ्लेम को किंग माना जाता है, लेकिन थंडर एलिमेंट भी एक एक्सट्रीमली टायरानिकल पावर है। शाओयान को लगने लगा कि थंडर वैली में शायद कोई रेयर थंडर ट्रेजर है, वरना स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली का वैली मास्टर इतना पावरफुल नहीं होता। आखिर शाओयान खुद 2 स्टार दूसियान अर्ली स्टेज में था। अगर उसे 2 स्टार दूसियान पीक पावर हाउस से फाइट करनी हो तो उसे होली फ्लेम का यूज करना पड़ता है, और 5 स्टार दूसियान लेवल पर तो स्ट्रेंथ गैप और भी ज्यादा होता है। इसीलिए वैली मास्टर का 3rd लेवल डिफरेंस के साथ फाइट कर पाना क्लियरली थंडर वैली की वजह से ही था। ये कंपटीशन के रूल्स और रिवॉर्ड्स यही हैं। कल से फर्स्ट स्टेज कंपटीशन शुरू होगी, डूफोंग ने अनाउंसमेंट खत्म करते हुए कहा। इसके बाद डूफोंग और सिटी लॉर्ड ऑल्टर से चले गए। लगता है इस बार डोंगजू कंपटीशन काफी एक्साइटिंग होने वाली है। शाओयान के फेस पर एक्साइटमेंट दिख रही थी। फिर वो यू सिस्टर्स के साथ वापस सिटी लॉर्ड मैंशन लौट आया। Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, Episode 1289, The Ratio of Dongju, Open। इस दिन सिटी लॉर्ड और एल्डर फोजिंग विंड ने ऑल्टर पर बेसिक कंपटीशन रूल्स और रिवॉर्ड्स अनाउंस किए, और तुरंत पूरी ले चेंग में गन पाउडर जैसा टेंशन भर गया। सबको पता था कि चैंपियनशिप जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई जीत गया तो वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का असली जीनियस बन जाएगा। उस वक्त उन्हें 4 स्वॉर्ड थंडर वैली से कई रिवॉर्ड्स मिलेंगे और फिर 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उस वक्त ही उन्हें ली हुन्यू के 4 लोअर कोर्ट यार्ड्स की नज़र में आने का असली चांस मिलेगा। अगर कोई 4 ग्रेट कोर्ट्स में ज्वाइन कर सके तो वो आसमान तक ऊपर उठ सकता है। आखिर 4 ग्रेट कोर्ट्स पूरे ली सोल रेल्म के रूलर्स हैं। उनमें ज्वाइन करना मतलब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। एक रात की खामोशी के बाद पलक झपकते ही दूसरा दिन आ गया, जो ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो के ऑफिशियली शुरू होने का दिन भी था। आज वो दिन है जब ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो ऑफिशियली शुरू होगा। शाओयान भी इस दिन के लिए पहले से रेडी था। कहा जा रहा है कि इस बार डोंगजू रेशियो लेइचेंग में नहीं होगा। शाओयान और 3 लोग जब साथ आए, यूरानरान ने कहा। ओह, शाओयान थोड़ा सा हैरान हुआ। इस बार कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए ये थंडर रेल्म में होगा, यूरानरान ने कहा। थंडर रेल्म, शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। इस थंडर रेल्म के बारे में शाओयान को अंदाज़ा था कि ये किसी पावरफुल एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया स्पेशल स्पेस है। चलो
थंडर रेल्म का एंट्रेंस कल वाले ऑल्टर पर ही है। आज का दिन बहुत ही लाइवली होने वाला है। यूरानरान की दोनों साथियों ने बोलने के बाद आगे चलना शुरू कर दिया। आज ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो का ऑफिशियल स्टार्ट था, इसलिए पूरी थंडर सिटी में काउंटलेस लोग ऑल्टर की तरफ चल पड़े। ऑल्टर के आसपास इतनी भीड़ थी कि पानी तक रुक गया हो जैसे। ये सीन कल से भी ज्यादा भयानक था। ये नंबर सच में बहुत बड़ा है। डू फेंग और सिटी लॉर्ड पहले ही ऑल्टर पर पहुंच चुके थे। इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो बोल उठे। शुरू करते हैं, डू फेंग ने धीरे से कहा। जी। सिटी लॉर्ड ने सिर हिलाया, फिर दोनों हवा में थोड़ा ऊपर उठकर ऑल्टर के ऊपर आ गए। क्रैश! अगले ही पल सिटी लॉर्ड और एल्डर डू फेंग के हाथों में एक सिल्वर स्क्रोल अचानक अपीयर हुआ, फिर ऑल्टर के आसपास खड़े काउंटलेस लोगों की नज़रों के सामने वो इंस्टेंटली क्रश हो गया। बूम! जैसे ही दोनों स्क्रोल टूट गए, ऑल्टर के सेंटर में एक स्पेशल वॉर्टेक्स धीरे धीरे उभरने लगा। उस वॉर्टेक्स में बहुत ही टेरिफाइंग स्पेशल पावर थी। क्या ये स्पेस गेट है? शाओयान ये देखकर बोल पड़ा, क्योंकि उससे इसमें वही स्पेस पावर महसूस हुई जो स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में होती है। वो 2 सिल्वर स्क्रोल क्लियरली स्पेस गेट खोलने की कीज थे, और उन स्क्रोल्स पर थंडर रेल्म की लोकेशन भी रिकॉर्ड थी। सब लोग सुन लो, मैं अनाउंस करता हूं, डोंगजू रेशियो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अगले ही पल सिटी लॉर्ड और डू फेंग के पास स्पेस गेट और ज्यादा सॉलिड हो गया, और दोनों एक साथ जोर से बोले, लेजिए लेजिए लेजिए। ऑल्टर के नीचे खड़े काउंटलेस लोगों ने जब सुना कि ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, तो तुरंत ही कंपटीशन के जज्बा और टेंशन फूट पड़ा। ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन के 3 स्टेजेस सब थंडर रेल्म के अंदर होंगे। सब लोग प्लीज एंटर करें। मैं सबको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट की विश करता हूं। शबू शबू। सिटी लॉर्ड के बोलते ही दोनों थोड़ा साइड हो गए और स्पेस गेट को खुला छोड़ दिया, ताकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग अंदर जा सकें। चलो हम भी चलते हैं। एस्टिमेट है कि आज थंडर रेल्म में एंटर करने के बाद फर्स्ट स्टेज के रूल्स अनाउंस होंगे। शाओयान ने स्पेस गेट की तरफ देखते हुए, जहां लगातार लोग एंटर कर रहे थे, कहा। जी। यूरानरान और उसकी साथिन भी हल्का सा सिर हिलाकर रेडी हो गईं। ऑब्वियसली वो भी इस कंपटीशन को लेकर एक्साइटेड थीं। शाबू शाबू। जैसे ही बात खत्म हुई, तीनों फिगर्स तेज रफ्तार से स्पेस गेट की तरफ शूट कर गए। वोंग ओम। बस एक पल में ही सब लोग स्पेस गेट के अंदर गायब हो गए। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम कुछ एन्चेंटिंग लेवल डिसाइपल सेलेक्ट कर पाएंगे, वरना 4 कॉन्टिनेंट्स रेशियो में हमारा ईस्ट कॉन्टिनेंट, डू फेंग ने धीरे से कहा, जब वो कंपटीशन के एक्सपर्ट्स को स्पेस गेट में एंटर होते देख रहा था। वो सब थंडर रेल में एंटर कर चुके हैं, अब थंडर सिटी की सिक्योरिटी हटाई जा सकती है। सिटी लॉर्ड हल्का सा मुस्कुराया। दोनों के बोलने के बाद वो ऑल्टर की गार्ड करते रहे। आखिर उनका मिशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक सब लोग ऑल्टर से एंटर ना कर लें। लेकिन अब जब ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था, ले चेंग के कई जगहों की विजिलेंस थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, जिसका फायदा कुछ डार्क फोर्सेज उठाना चाहते थे। ये ले चेंग की सिक्योरिटी इतनी ही है? एक काफी अंधेरे वुडन हाउस के अंदर कुछ फिगर्स खड़े थे। इन फिगर्स की ऑरा काफी अलग थी, लेकिन कुछ लोगों की ऑरा बिल्कुल ईविल पावर जैसी थी, बहुत ग्लूमी। 6 सोल वेनरेबल, इस बार हम सिन ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी सोल क्लैन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो ईस्ट कॉन्टिनेंट पर हमारा स्ट्रांग होल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हेडक्वार्टर्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही 6 सोल वेनरेबल का बॉडी थोड़ा कांप गया। सिन हेडक्वार्टर्स एक ऐसी जगह है जो उनकी सोल क्लैन हेडक्वार्टर्स के बराबर है। शू फिक्र मत करो, इस कोऑपरेशन की सक्सेस के लिए हमारी सोल क्लैन ने एक मास्टर सोल गार्ड भेजा है। चाहे ईस्ट कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बच नहीं सकते। ब्लैक रोब में छिपी फिगर के अंदर से ग्लूमी सोल पावर लगातार निकल रही थी। सोल गार्ड? ईविल फिगर ने यह सुनते ही थोड़ा शांत होकर कहा। सोल गार्ड की स्ट्रेंथ के बारे में उसे अच्छी तरह पता था। सोल क्लैन की स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में 12 सोल लॉर्ड्स और 5 सोल गार्ड्स होते हैं। सोल वेनरेबल की स्ट्रेंथ लोएस्ट 2 स्टार डोस यान से लेकर हाईएस्ट 4 स्टार डोस यान तक होती है, और सोल गार्ड की लोएस्ट स्ट्रेंथ भी 5 स्टार डोस यान होती है। हमारे ईस्ट कॉन्टिनेंट स्ट्रांग होल्ड का सिनर भी उस वक्त पर्सनली आएगा। सिनर और तुम्हारी सोल क्लैन के 2 सुप्रीम एक्सपर्ट्स सोल गार्ड्स के साथ ये डोंगजू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ईविल फिगर ने फिर कहा, सिन ऑर्गेनाइजेशन का सिनर हर स्ट्रांग होल्ड का सुप्रीम पर्सन होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार डोसियान पावरफुल के बराबर होती है। थंडर वैली, इस बार तुम्हारा ईस्ट कॉन्टिनेंट जरूर डिस्ट्रॉय होगा। अगर किसी को ब्लेम करना है तो उस दिन को करो जब तुमने हमारी फॉरेन ईविल रेस की पावर को डिस्ट्रॉय किया था। वो रेस शायद ईविल रेसेस के अंदर लो रैंक की थी, लेकिन उसने अंदर के पावरफुल बींग्स का गुस्सा जगा दिया। इस बार सोल रेस और हमारे सिन ऑर्गेनाइजेशन की पावर मिलकर तुम्हें जरूर हरा देगी। ईविल फिगर ने कहा, शू सू, हमारी डील मत भूलना।
सिक्स सोल वेनरेबल ने कहा, फिक्र मत करो, इस बैटल में सारी सोल पावर तुम्हारी सोल क्लैन की होगी। हमें बस ईस्ट कॉन्टिनेंट के सभी पावर हाउसेस को मारना है। ये हुनत्यान, डोंगजू, ये हमारी फॉरेन ईविल रेस का ली हुनयू के खिलाफ ऑफिशियल वॉर का पहला स्टेप होगा। ईविल फिगर ने बोलकर चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी धीरे धीरे उभर रही थी। अगर ये प्लान सच में सक्सेसफुल हो गया और 2 5 स्टार डोसियान डोंगजू आ गए तो पूरे डोंगजू के लिए ये भयानक कैटास्ट्रोफी बन जाएगा। बैटल थ्रू द हेवेंस की गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1290, स्टेज 1, इंडिविजुअल कंपटीशन। शाओ शाबू, शाओयान के तीनों फिगर्स जब स्पेस गेट के अंदर गए, कुछ सांसों के बाद वो अचानक थंडर रेल्म में पहुंच गए। ठुक ठुक ठुक। इस थंडर रेल्म की डिफेंस लेवल देखकर लगता है कि शायद एक 4 स्टार फाइटिंग इन्फर्मल पावर हाउस भी इसे तोड़ नहीं सकता। स्पेस गेट के अंदर से थंडर रेल्म को पास आता देखकर शाओयान बोल पड़ा। शाओयान ने देखा कि स्पेस गेट से थोड़ा दूर एक सर्कुलर स्पेस धीरे धीरे उसकी आंखों में बड़ा हो रहा था। उस सर्कुलर स्पेस के बाहर काउंटलेस पावरफुल थंडर पावर्स लगातार घूम रही थीं और उन थंडर पावर से शाओयान को हल्का सा डर महसूस हो रहा था। क्या वो थंडर रेल्म है? ये देखकर साइड में खड़ी यू वई भी धीरे से बोल पड़ी। अभी थंडर रेल्म छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा था तुरंत पता चल रहा था कि इसका एरिया बहुत बड़ा है। इस थंडर रेल्म का एरिया लगभग आधे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट जितना था। आखिर डोंगजो का एरिया खुद ही बहुत बड़ा है और ये थंडर रेल्म उसका आधा एरिया कवर करता है। कंटेस्टेंट्स, यहाँ से थंडर रेल्म में एंटर करें। जल्दी मत घुसना, वरना थंडर रेल्म के बाहर का थंडर पावर किसी भी 2 स्टार डोशियान पावर हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब कई पावरफुल कंटेस्टेंट्स बिना एंट्रेंस जाने थंडर रेल्म की तरफ बढ़ रहे थे, तब एक टेरिफाइंग वॉइस धीरे धीरे पूरे एरिया में गुनगुनाई, जो हर कंटेस्टेंट के दिल को हिला रही थी। 4 स्टार फाइटिंग इन्फर्नल पावर हाउस, ये फॉर्ड स्वॉर्ड थंडर वैली सच में क्राउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन जैसा है। शाओयान ये सुनते ही तुरंत स्पीकर की स्ट्रेंथ गैस कर ली और बोला, कट, इसमें क्या है? अगर तुम्हारी शाओ क्लैन के साथ कुछ नहीं हुआ होता और तुम लोअर रेल्म से डो दी कॉन्टिनेंट पर आए होते तो अपनी रेस देखकर तुम डर के मारे उछल पड़ते। सोल ईटर के लॉर्ड ने शाओयान का एक्सप्रेशन देखकर हंसकर कहा, इधर आओ। यू रन और यू वई को ऑब्वियसली पता नहीं था कि शाओयान क्या सोच रहा है, इसलिए दोनों ने सीधा शाओयान को पकड़कर थंडर रेल्म के एंट्रेंस की तरफ ले गए। वॉम वजिंग, जैसे ही उन्होंने लाइट कर्टन एंट्रेंस क्रॉस किया, एक डैजलिंग वाइट लाइट अचानक चमकी, जिससे दोनों लड़कियां आंखें तक नहीं खोल पा रही थीं। थंडर रेल्म में सब कंटेस्टेंट्स का वेलकम है। अगले ही पल वाइट लाइट धीरे धीरे खत्म हो गई और एक ह्यूज स्क्वायर सामने नजर आया जो हजारों मीटर्स बड़ा था। थंडर रेल्म में एंटर होने वाले सब लोग उस स्क्वायर पर खड़े थे। क्या ये थंडर रेल्म है? डोची की स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस और इस स्पेस की स्टेबिलिटी देखकर लगता है कि एवरेज 4 स्टार डोशियान भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। कई पावरफुल लोगों ने आंखें खोलते ही कहा, 1 स्टार डोशियान, 2 स्टार डोशियान। शाओयान ने नेचुरली अपनी पावरफुल सोल पावर रिलीज की और तुरंत स्क्वायर पर मौजूद कई पावरफुल लोगों की स्ट्रेंथ समझ ली। लेकिन एक चीज शाओयान को थोड़ी स्ट्रेंज लगी। यहाँ हजारों लोग थे, लेकिन 10,000s नहीं थे। स्क्वायर पर मौजूद सब लोग बेसिकली यंगर जनरेशन के थे और सबसे वीक भी 1 स्टार डोशियान था। सब लोग आवाज सुनकर ऊपर देखने लगे और तुरंत एक बर्ली आदमी को देखा जो मुस्कुराते हुए हवा में खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा था। ये फॉर्ज नाइफ थंडर वैली का वैली मास्टर था और पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान भी। इस फेमस रूथलेस मैन को देखते ही सब लोगों ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसकी ऑरा ही उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर रही थी। ये लेजी स्क्वायर है और यही कंपटीशन के फर्स्ट स्टेज है, टेस्ट साइट है। इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेज को 3 वॉर जोन्स में डिवाइड किया गया है। जहां तुम खड़े हो वो उनमें से एक वॉर जोन है। फॉर्ज नाइफ थंडर वैली के वैली मास्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसके सिल्वर आर्मर पर लाइटनिंग फ्लो कर रही थी और सिल्वर गोल्ड क्लोक हवा में लहरा रहा था, जिससे एक पावरफुल ऑरा स्प्रेड हो रही थी। सर, फर्स्ट स्टेज का कंपटीशन कैसे होगा? क्राउड में से कुछ डेयरिंग 2 स्टार डोशियान पावर हाउसेज ने रिस्पेक्टफुली पूछा। फर्स्ट स्टेज का कंपटीशन एक इंडिविजुअल कंपटीशन है। इसमें 1-on-1 मेथड यूज होगा और मैच ड्राइंग लॉट से डिसाइड होगा। 3 वॉर जोन्स में से हर वॉर जोन के टॉप 3 सिलेक्ट होंगे और वो नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रमोट होंगे। फॉर्ज स्वॉर्ड थंडर वैली के वैली मास्टर ने धीरे से कहा। क्या? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, पूरे स्क्वायर में तुरंत कमोशन मच गया। ये पर्सनल प्रमोशन मेथड कुछ ऑक्सिलरी कल्टीवेटर्स के लिए बहुत मुश्किल था। 3 वॉर जोन्स हैं और हर वॉर जोन में टॉप 3 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन हर वॉर जोन में हजारों लोग हैं। हजारों लोगों में से टॉप 3 सिलेक्ट करना बिल्कुल आसान नहीं था।
9? फिर दूसरा कहाँ है? शाओयान के दिमाग में भी एक अजीब थॉट आया, लेकिन उसने पूछा नहीं। फर्स्ट स्टेज का कंपटीशन अब शुरू हो चुका है। अगर तुम रेडी हो तो आगे आकर ड्राइंग लॉट्स कर सकते हो, फॉर्ज थंडर वैली के वैली मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बोलते ही डजन्स गार्ड्स ने स्क्वायर के सेंटर में वुडन बॉक्सेस रख दिए। ऑब्वियसली सब कंटेस्टेंट्स की बैटल इन्फॉर्मेशन उन बॉक्सेस में रिकॉर्डेड थी और मैचेस ड्राइंग लॉट से डिसाइड होने वाले थे। यहाँ हजारों लोग थे और उनमें कई काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन सबसे स्ट्रांग भी सिर्फ 2 स्टार डोशियान था। 3 स्टार डोशियान से अभी भी काफ़ी डिस्टेंस था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट स्टेज इतना एक्साइटिंग होगा। इंडिविजुअल प्रमोशन मुझे पसंद है। ये कंपटीशन स्पेशली हम वायलेंट कल्टिवेटर्स के लिए बना है। हैं, एक एक्साइटेड वॉइस सुनाई दी। क्या ये पर्सनल प्रमोशन है? अच्छा है, सोल पावर और फाइटिंग सोल के कई मेथड्स को भी ट्रेन करने का मौका मिलेगा। शाओयान ने भी रिलीफ के साथ कहा।